शाम का समय था। पेड़ों की छाया दैत्याकार रूप लिए जमीन पर पसरी हुई थी। गांव से बाहर बरगद के पेड़ की लताएं ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो उनसे अजगर लटक रहे हो। चारों तरफ ऐसी खामोशी पसरी हुई थी जैसे मनहूसियत ने यहाँ डेरा डाल लिया हो। ठाकुर वीरभान अपनी हवेली में बहुत ही चिंतित मुद्रा में इधर उधर टहल रहे थे। उनको एक अनजान भय लग रहा था, जैसे हवेली पर कोई आफत आने वाली हो। तभी एक नौकर दौड़ता हुआ आया और बोला, मालिक, छोटे मालिक शहर से आ चुके हैं। वीरभान ने कहा, उनसे कहो वो अपने कमरे में जाकर फ्रेश हो ले और तुम खाने की तैयारी करो। जी मालिक। सुमेर सिंह ठाकुर वीरभान का इकलौता पुत्र है जो कुछ दिन पूर्व ही शहर गया था। सुमेर सिंह इकलौता होने की वजह से बहुत ही निर्दयी और क्रूर है। अय्याशी में वो ठाकुर वीरभान से भी 2 कदम आगे है। दोनों बाप बेटे गांव वालों के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। सुमेर सिंह के शहर जाने के बाद से ही ठाकुर वीरभान को बहुत ही भयानक और खौफनाक स्वप्न आने शुरू हो गए, जिसकी वजह से वीरभान को सुमेर सिंह को वापस बुला दिया। आज 14 की रात है। ठाकुर वीरभान और ठाकुर सुमेर सिंह खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गए। गांव से बाहर दक्षिण दिशा में बने कब्रिस्तान में चारों तरफ एक दहशत छाई हुई है। तभी एक कब्र से मिट्टी अपने आप हटना शुरू हो जाती है। मिट्टी पूरी तरह हट जाने के बाद उस कब्र से एक विभत्स काया वाला शरीर बाहर निकलता है। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने तेजाब से जला दिया हो, और हाथों और पैरों के नाखून इतने बड़े थे कि किसी को 1 मिनट में ही फाड़ कर रख दे। उसके शरीर में जलने की बदबू आ रही थी और उसके मुंह से अजीब तरह की गुर्राहट निकल रही थी जो माहौल को और ज़्यादा खौफनाक बना रही थी। धीरे धीरे वो शैतान हवेली की तरफ बढ़ने लगा। ठाकुर सुमेर सिंह को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बिस्तर पर इधर उधर करवट बदल रहा था। उसको एक अनजान से भय खाए जा रहा था कि तभी बाहर कुत्तों की रोने की आवाज़ आने लगती है। सुमेर सिंह अपने बिस्तर से उठकर अपनी छत पर बाहर खुले में टहलने लगता है। चारों तरफ एक भयानक खामोशी छाई हुई थी। छत पर टहलते हुए ठाकुर सुमेर सिंह की नज़र हवेली के मेन गेट की तरफ जाती है। वहाँ वो जो देखता है उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। एक भय की सिहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाती है और उसका कलेजा मुंह को आ जाता है। वहाँ वो देखता है कि एक जानवर जैसा दिखने वाला प्राणी उसके पालतू कुत्ते शेरू को भभोड़ भभोड़ कर खा रहा है। ठाकुर सुमेर सिंह ये देखकर सीढ़ियों की तरफ भागने की कोशिश करता है कि तभी सीढ़ियों से होकर नीचे जाने वाला गेट बहुत ही तेजी से अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर ठाकुर सुमेर सिंह चिल्लाने की कोशिश करता है, पर उसकी चीख हलक में ही फंसकर रह जाती है। सुमेर सिंह को लगता है कि उसे पीछे की तरफ कोई खींच रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी आंखें भय से फटती चली जाती है। उसके सामने एक भयानक आकृति खड़ी होती है। उसे देखकर सुमेर सिंह चिल्लाता है कि ये नहीं हो सकता, तुम तो मर चुके हो महेंद्र। पर वो आकृति जिनके चेहरे से भयानकता बरस रही थी आगे बढ़कर एक हाथ से ठाकुर सुमेर सिंह का गला पकड़कर दूसरे हाथ से उसका सीना फाड़ देती है और ठाकुर सुमेर सिंह का दिल उसके सीने से निकाल कर खा जाती है। आखिर कौन था ये महेंद्र? चलिए जानते हैं। महेंद्र शामू गौले का इकलौता पुत्र था। शामू हवेली में ही काम करता था और पैसे बचाकर अपने बेटे का दाखिला शहर में करा दिया। अच्छी शिक्षा पाने के बाद महेंद्र जब गांव लौटा तो वो एक सुंदर नवयुवक बन चुका था। महेंद्र के पिताजी हवेली में ही काम करते थे, इसी वजह से महेंद्र का भी आना जाना हवेली में शुरू हो गया। हवेली से कुछ ही दूरी पर सत्येंद्र ठाकुर की हवेली थी। ठाकुर सत्येंद्र सिंह की हवेली से ही होकर ठाकुर वीरभान की हवेली के लिए रास्ता था। ठाकुर सत्येंद्र की एक बेटी थी जो बहुत सुंदर और अच्छे नयन कक्ष की थी। उसका नाम रेखा था। सुमेर सिंह रेखा पर दिलो जान से फिदा था।
पर रेखा को सुमेर सिंह की आवारागर्दी और अय्याशी के बारे में पता था। इस वजह से वो सुमेर सिंह को देखना तक पसंद नहीं करती थी। एक बार जब महेंद्र सुमेर सिंह के पास किसी काम से जा रहा था तो रास्ते में अनायास ही उसकी नज़र सत्येंद्र सिंह की हवेली की तरफ चली गई। रेखा उस समय छत पर अपने बाल सुखा रही थी। महेंद्र की नज़र जब रेखा पर पड़ी तो वो बस उसे देखता ही रह गया। रेखा उस समय भीगे बालों में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। जब रेखा की नज़र महेंद्र पर पड़ी और उसको अपनी तरफ देखते हुए देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। महेंद्र भी एक सुंदर और सजीला जवान था जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता था। जब रेखा ने उसे अपनी ओर देखते हुए देखा तो वो भी उस पर से अपनी नज़र न हटा सकी। नज़रों ही नज़रों में बात हुई और नज़रों से ही एक दूसरे से अपने दिल का हाल बयां कर दिया। महेंद्र को जब होश आया तो वो सुमेर सिंह की हवेली के लिए चल दिया, पर उसका दिल रेखा के पास ही रह गया। उस रात महेंद्र पूरी रात रेखा के ही बारे में सोचता रहा और उधर रेखा भी महेंद्र के बारे में सोच सोच कर सो न सकी। दूसरे दिन महेंद्र पहले दिन के समय पर ही वहां पहुंच गया। रेखा अभी छत पर नहीं आई थी तो महेंद्र से रुका नहीं गया और वो हवेली के पीछे जाकर एक पाइप के सहारे छत पर चढ़ गया। अभी वो छत पर पहुंचा ही था कि सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। महेंद्र जल्दी से छत पर फैली हुई फुलवारी की बेल की आड़ में जा छुपा और वहां से उसने अपनी नज़र सीढ़ियों से ऊपर आने वाले दरवाजे पर जमा दी। ये रेखा ही थी जो कल की तरह ही नहाकर अपने बाल सुखाने छत पर आई थी, पर उसकी नज़र आज हवेली के बाहर वाले रास्ते पर किसी को खोज रही थी। जिसे उसकी नज़र खोज रही थी उसे वहां न पाकर उसका चेहरा उदास हो गया और वो नीचे की तरफ चल दी। पर तभी बेल के पीछे से महेंद्र निकलकर उसके सामने आ गया और आते ही कहा, जिसे तुम वहां देख रही हो वो तो यहाँ है। महेंद्र की यूं अचानक अपने सामने देखकर रेखा का दिल दोगुनी तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से भागकर ऊपर की तरफ आने वाले गेट को बंद किया और महेंद्र का कंधा पकड़कर उसे वहीं ले गई जहां महेंद्र छिपा था। वहां ले जाकर उसने महेंद्र से पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। महेंद्र ने बात को घुमाना ठीक नहीं समझा और उसने सीधे सीधे रेखा से कह दिया कि तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रेखा ने उसकी बात का उत्तर न देकर उससे कहा, मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहती। तुमको अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम यहाँ से अभी चले जाओ और रात को 9 बजे गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे मिलना। वही जो कहना है कह लेना। इतना सुनकर महेंद्र जहाँ से आया था वही होकर गया और रात होने का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करने लगा। रात लगभग 8:50 पर महेंद्र गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे जाकर रेखा का इंतज़ार करने लगा। लगभग 9:05 पर रेखा वहां पहुंची। उसने अपना मुंह दुपट्टे से छुपा रखा था। उसने जाते ही महेंद्र से पूछा, कहो क्या कहना चाहते हो। मुझे घर जल्दी जाना है, बाबा घर पर नहीं है, माँ से बहाना बनाकर आई हूँ। महेंद्र ने कहा, पहले चेहरे से दुपट्टा हटाओ। रेखा ने चेहरे से दुपट्टा हटा दिया। चांदनी रात थी, उसमें रेखा का चेहरा बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। महेंद्र उसके चेहरे को एकटक निहारता रहा। जब रेखा ने उसे अपनी ओर यूं देखते हुए देखा तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो हकलाती हुई आवाज़ में बोली, अब देखते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी। महेंद्र झेपता हुआ बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसलिए ही आज छत पर आया था। अब मुझे तुम्हारी राय जाननी है। रेखा ने लाजते हुए कहा, पसंद तो तुम भी हो हमें और प्यार भी हो गया तुमसे पहली ही नज़र में, पर क्या हम लोग कभी मिल सकेंगे। मिले या ना मिले, मिले या ना मिले, तो क्या मैं प्यार करना छोड़ दूँ। महेंद्र ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अगर ऐसा ही कुछ इरादा होता मेरा तो तुमसे हाँ क्यों बोलती। रेखा ने कहा, तो फिर ठीक है, अब इतने ही समय रोज हम यही मिलेंगे, बोलो मंजूर। ठीक है। रेखा ने हामी भरी। इतना कहते ही महेंद्र ने रेखा को बाहों में भर लिया
और रेखा भी उसकी बाहों में समा गई। रेखा 19 वर्ष की एक नव यौवना थी। उसके अंग अंग से मादकता फूट रही थी। यही वजह थी कि ठाकुर सुमेर सिंह उसका दीवाना था। वो उसके साथ खेलना चाहता था, उसको अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता था। पर महेंद्र ने पहले ही उसके इरादों को मिट्टी में मिला दिया। महेंद्र ने जब रेखा को गले से लगाया तो वो भी उसकी बाहों में निढाल हो गई। रेखा की खूबसूरती देखकर महेंद्र से ना रहा गया और उसने अपने होठ रेखा के धक-धकते होठों पर रख दिए। रेखा के लिए ये एहसास अनोखा था। वो और भी महेंद्र की बाहों में सिमट गई और उस मादक चुंबन का आनंद वो भी आंखें बंद करके लेने लगी और महेंद्र के हाथ उसके नाजुक अंगों से छेड़छाड़ करने लगे। उधर बरगद के पेड़ के नीचे दो जवान दिलों का मिलन हो रहा था और इधर किसी का दिल जल रहा था। किसी की नज़र उन दोनों पर थी। आखिर कौन था वो और उसकी क्या चाल होगी उन दोनों के लिए? चलिए अभी जानते हैं। जिसकी नज़र महेंद्र और रेखा पर थी वो और कोई नहीं, ठाकुर सुमेर सिंह का नौकर राकेश था। दरअसल हुआ ये था कि जब रेखा अपनी हवेली से निकलकर महेंद्र से मिलने आ रही थी तो पीछे से राकेश ने उसे देख लिया। वो बाहर किसी काम से आया था और तभी से उसका पीछा करते करते वो यहाँ तक आ पहुँचा। रेखा को इस बात का कोई इल्म ही नहीं था कि कोई उसका पीछा भी कर रहा है। बहरहाल जब दोनों की मन तृप्ति हुई तो दोनों एक दूसरे से अलग हुए और महेंद्र ने कल दोबारा आने का वादा लेकर रेखा को घर के लिए विदा किया। आज वो बहुत खुश जो था क्योंकि उसे वो मिल गया था जो उसे जान से भी प्यारा था। राकेश ने ये बात आकर ठाकुर सुमेर सिंह को बता दी कि रेखा महेंद्र से प्रेम करती है और दोनों आज गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे मिले थे और मैंने उनको अपनी इन आँखों से उनको प्रेम लाभ करते हुए देखा। इतना सुनना था कि ठाकुर सुमेर सिंह के तन बदन में आग लग गई। उसने ये सूचना जाकर अपने पिता वीरभान को दी। ठाकुर वीरभान ने जब ये बात सुनी तो उसको भी बहुत क्रोध आया कि एक छोटी जाति का लड़का ठाकुरों की इज्जत से खेल रहा है। उस समय तो उसने अपने बेटे को ये कहकर भेज दिया कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक कोई ऐसा काम न करना कि बाद में पछतावा हो। मैं कोई भी बवाल नहीं चाहता हूँ, जो भी करना है मैं खुद करूँगा और तब तक तुम चुप रहना। ठाकुर सुमेर सिंह जी पिताजी कहकर बाहर चला गया। लगभग 1 महीने तक रेखा और महेंद्र ऐसे ही मिलते रहे और इधर ठाकुर वीरभान इन सब पर अपने एक नौकर द्वारा नज़र रखवाए हुए था। फिर एक दिन ठाकुर वीरभान के नौकर ने आकर सूचना दी कि आज रात में 11 बजे वो दोनों मिलने वाले हैं। ठाकुर वीरभान को ये सुनकर बहुत खुशी मिली क्योंकि वो भी यही चाहता था कि ये दोनों किसी दिन मिलने का ऐसा समय तय करें कि इनको पकड़ा जा सके। रात में लगभग 11:15 बजे महेंद्र बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गया और 11 बजने से कुछ मिनट पहले ही रेखा भी वहां पहुंच गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और एक दूसरे को बाहों में भर लिया और कुछ देर तक एक दूसरे के आलिंगन में रहने के बाद जब दोनों अलग हुए कि तभी 2 भीम का शरीर वाले लोगों ने महेंद्र को पीछे से पकड़ लिया। महेंद्र उनके सामने हिल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर रेखा आगे बढ़ी ही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो और कोई नहीं, ठाकुर वीरभान था। ठाकुर वीरभान ने रेखा को पकड़कर अपने 2 गुंडों को पकड़ा दिया, जिन्होंने रेखा के मुंह पर एक कपड़ा बांध दिया जिससे वो चिल्ला ना सके। महेंद्र ये सब देखकर कुछ कहने ही वाला था कि किसी ने एक भारी चीज से उसके सिर पर एक प्रहार किया जिससे वो बेहोश हो गया। ठाकुर वीरभान दोनों को पकड़कर अपनी हवेली ले गया और वहां ले जाकर उसने दोनों को अलग अलग एक अंधेरे कमरे में कैद करवा दिया। ठाकुर वीरभान की हवेली गांव से बाहर की तरफ थी तो वहाँ क्या हो रहा है उसका किसी को एहसास तक ना होता। दूसरे दिन शाम को रेखा बहुत चिंतित थी कि उसे यहाँ क्यों पकड़ कर लाए हैं और महेंद्र का क्या किया होगा इन लोगों ने। रेखा ये सोच रही थी कि तभी उसके कमरे पर आहट हुई और किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। आखिर कौन था वो शख्स जिसने कमरे का दरवाज़ा खोला? उसका क्या मकसद था? महेंद्र का क्या हुआ? चलिए अभी जानते हैं। रेखा ये सोच ही रही थी
कि तभी उसके कमरे पर आहट हुई और किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला। ये और कोई नहीं, ठाकुर सुमेर सिंह था। उसे देखकर रेखा ने कहा, क्या किया है हमने? क्यों हमको यहाँ कैद कर रखा है तुमने? छोड़ दो हमें प्लीज़। ठाकुर सुमेर सिंह ने हंसी का एक ठहाका लगाया और कहा, तुमने कुछ नहीं किया है। जो भी किया है तुम्हारी इस सूरत ने किया है। मैं इस सूरत पर मिटा हूँ और ये जिस्म मुझे रात को सोने नहीं देता। इसे पाने की लालसा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ रेखा। तुम मेरे हो जाओ, रानी बनाकर रखूँगा तुमको। ये सुनकर रेखा की रूह कांप जाती है कि पता नहीं ये शैतान मेरे साथ क्या करेगा, पर फिर भी वो हिम्मत करके कहती है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं किसी और को अपना मान चुकी हूँ और उसी की होकर रहूँगी। तुम मुझे कभी भी नहीं पा सकोगे। पर सुमेर सिंह पता नहीं आज क्या सोचकर आया था। उसके मन में कुछ गलत चल रहा था जो रेखा और महेंद्र के लिए बहुत ही बुरा था। उसने रेखा की बात को अनसुना करते हुए कहा, क्या तुम अपने महेंद्र को देखना चाहती हो? हाँ, मुझे ले चलो उसके पास प्लीज़, रेखा ने कहा। सुमेर सिंह बोला, ठीक है, आओ मेरे पीछे। रेखा उसके पीछे पीछे चल दी। सुमेर सिंह एक कमरे के सामने आकर रुक गया। उसने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, अंदर आ जाओ, तुम्हारा महेंद्र यहीं पर है। रेखा सुमेर सिंह के पीछे उस कमरे में घुस गई। अंदर जाकर रेखा ने देखा कि कमरा अंदर पूरी तरह से सजा हुआ है, जैसे किसी की सुहागरात हो। रेखा का दिल एक भयानक अनहोनी की शंका से अंदर तक कांप गया। उसने पीछे मुड़कर सुमेर सिंह से कुछ कहना चाहा, पर यह देखकर हैरान रह गई कि तब तक सुमेर सिंह कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुका था। ये देखकर रेखा ने कहा, ये क्या कर रहे हो? सुमेर सिंह ने कहा, जाने मन, आज हमारी तुम्हारी सुहागरात है। आज हम तुम आनंद के सागर में गोते लगाएंगे। रेखा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर ठाकुर सुमेर सिंह ने उसकी एक नहीं सुनी। उसकी बाह पकड़कर उसने उसे बिस्तर पर फेंक दिया। रेखा उसका भरपूर विरोध कर रही थी, पर सुमेर सिंह के सामने उसकी एक ना चली। ठाकुर सुमेर सिंह ने उसके तन के वस्त्रों को प्याज के छिलके की तरह एक एक करके उससे अलग कर दिए। रेखा का यौवन देखकर सुमेर सिंह पागल सा हो गया। वो बिना देर किए उस पर सवार हो गया। वो कभी उसके गालों को कुत्ते की तरह भभोड़ता, तो कभी उसके यौवन की पहाड़ियों को अपने हाथों से मसलता, और फिर उसने भी अपने वस्त्रों को अपने तन से जुदा कर दिया और रेखा के दोनों टांगों के मध्य आकर उसने अपना अधिकार रेखा पर जमा लिया। रेखा दर्द से तड़पती रही, पर उसने ज़रा भी रेखा पर रहम नहीं किया, और अंत में जब उसके जिस्म की भूख मिट गई तो वो एक तरफ को निढाल होकर लेट गया। वासना का ये तूफान खत्म हुआ तो रेखा का सब ले गया। रेखा बिस्तर पर पड़ी पड़ी फूट फूट कर रोने लगी। सुमेर सिंह शैतानी हंसी हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गया और अपने पिता वीरभान के कमरे की ओर चल दिया। वीरभान के कमरे में पहुंचकर सुमेर सिंह ने खिसे निपोड़ते हुए कहा, पिताजी, काम हो गया, अब आपकी बारी। वीरभान मुस्कुराते हुए बोला, तेरा बाप हूँ, थोड़ी तो शर्म किया कर। इतना कहकर वीरभान अपने कमरे से बाहर निकल गया और उसी रूम में पहुंचा जिसमें सुमेर सिंह ने रेखा की इज्जत लूटी थी। रेखा अपने कपड़े पहन ही रही थी कि वीरभान को देखकर उसकी रूह कांप गई। ठाकुर वीरभान ने बड़ी बेशर्मी से कहा, रानी, मेरे बेटे को तो तुमने मज़े दे दिए, अब मेरी बारी। और इतना कहकर वो रेखा पर टूट पड़ा। एक बार फिर उस लाचार को लूटना पड़ा। इस दर्द को वो सह ना सकी और उसने दम तोड़ दिया। वीरभान ने जब ये देखा कि रेखा मर चुकी है तो वो उसे वैसी ही हालत में छोड़कर अपने बेटे के पास आकर बोला, अब क्या करे, वो तो मर गई। सुमेर सिंह ने कहा, अगर मर गई है तो दफना दो ले जाकर। वीरभान ने कहा, और उस महेंद्र का क्या करे? ठाकुर सुमेर सिंह ने कहा, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है जिससे हमको भी नुकसान नहीं और महेंद्र का भी काम तमाम हो जाएगा। वीरभान ने कहा,
वीरभान ने कहा, क्या है वो उपाय? ठाकुर सुमेर सिंह ने कहा, हम दोनों को खत्म करके उसी बरगद के पेड़ पर लटका देंगे जहाँ ये दोनों मिलते थे। किसी को शक भी नहीं होगा और हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। वीरभान ने कहा, अच्छा उपाय है, इस काम को आज रात हम अंजाम देंगे। तब तक रेखा की लाश को उसी काल कोठरी में डलवा दो जहाँ पुराना सामान पड़ा है। सुमेर सिंह ने कहा, ठीक है। रात हुई। सुमेर सिंह और वीरभान दोनों बाप बेटे ने महेंद्र की गला दबाकर हत्या कर दी और महेंद्र और रेखा दोनों को ले जाकर उसी बरगद पर ऐसे लटका दिया जैसे उन्होंने आत्महत्या की हो। सुबह हुई तो ग्रामीणों ने, जो कि अपने खेत पर काम करने जा रहे थे, दोनों की लाश को बरगद से लटकते देखा। महेंद्र के पिता का तो रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि जब ये घटना घटी उससे पहले ही ठाकुर वीरभान ने कोई ज़रूरी काम बताकर उसे शहर भेज दिया था। दोनों लाशों को बरगद से उतरवाकर गांव के बाहर बने कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लोग दोनों के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे, पर सच किसी को पता नहीं चला। इस घटना के दूसरे दिन ही वीरभान ने सुमेर सिंह को शहर भेज दिया। घटना के 7वें दिन जब वीरभान अपने कमरे में सो रहा था कि तभी रात के लगभग 2 बजे उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब ठाकुर वीरभान ने रोने की आवाज़ का पीछा किया तो उसे लगा कि छत पर कोई है जो रो रहा है। वो छत पर गया तो उसने देखा कि एक काली परछाई छत के टेरेस पर टहल रही है। वीरभान ने सोचा कि इतनी रात को मेरी छत पर कौन आ सकता है? हो सकता है कोई काम करने वाली होगी जिसे रात को देर हो गई होगी। वीरभान ने जब पास जाकर उससे पूछा, यहाँ क्यों टहल रही हो? पर ठाकुर को कोई जवाब नहीं मिला। जब वीरभान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर अपनी ओर घुमाया तो उसकी रीढ़ में डर की एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसका कलेजा मुंह को आ गया। ये और कोई नहीं, रेखा थी। उसकी आंखें खून से सुर्ख हो रही थी और ठाकुर को देखकर हंसी का एक ठहाका लगाया और कहा, तुम दोनों बाप बेटे ने मिलकर हम दोनों को मार डाला। आज से तीसरे दिन मेरा महेंद्र तुम दोनों को ऐसी मौत देगा कि तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। इतना कहकर रेखा हवा में कहीं गायब हो जाती है। सुबह होते ही ठाकुर वीरभान अपने पुत्र को खबर भिजवा देता है कि जल्दी आ जाओ, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। पिता का संदेश मिलते ही सुमेर सिंह तुरंत वापस हो लेता है। तभी शाम के वक्त उसकी गाड़ी का एक भयानक हादसा हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। सुबह ठाकुर वीरभान अपने बेटे की ऐसी मौत देखकर संभाले न संभलता है। उसे पता था कि इसे किसने मारा है, पर फिर भी वो चुप था, क्योंकि वो अगर अपने बेटे की मौत का राज खोलता तो उसका भी राज खुल जाता। वो चुपचाप अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे का अंतिम संस्कार करा देता है और अपनी हवेली पर आकर अपने बेटे की मौत का शोक मना रहा है। आज अमावस्या की रात है। काली रात को चीरती हुई भेड़ियों के रोने की आवाज़ आ रही है। ठाकुर वीरभान का दिल आज बहुत तेजी से धड़क रहा है, क्योंकि आज का ही रेखा ने कहा था कि दोनों बाप बेटे मारे जाओगे। बेटे को तो वीरभान खो चुका है, अब उसकी बारी है। वो अपने बिस्तर पर इधर से उधर करवट बदल रहा है। हवेली के पास ही 1-2 कुत्तों की रोने की आवाज़ें आ रही है और दूर से आती भेड़ियों की आवाज़ से उसका दिल काँप रहा है। रात के 1 बजे ठाकुर को अपने कमरे पर किसी की आहट महसूस होती है। वो उठकर कमरे का दरवाज़ा खोलता है और टॉर्च जलाकर देखता है, पर दरवाजे पर कोई नहीं होता। वो जब वापस मुड़ता है तो उसे महसूस होता है कि दीवार पर कुछ रेंग रहा है। जब वो दीवार पर टॉर्च जलाकर देखता है तो उसके दिल में खौफ की लहर दौड़ जाती है। दीवार पर जो वो देखता है वो और कोई नहीं, रेखा की लाश थी जो दीवार पर रेंग रही थी। ये देखकर वो दरवाजे की तरफ मुड़ता है, पर जैसे ही वो मुड़ता है उसके सामने वही दैत्य आ जाता है जिसने उसके बेटे की हत्या की थी। वो और कोई नहीं, महेंद्र था। महेंद्र का मुर्दा जिस्म ठाकुर वीरभान को हवा में उछाल देता है और हवा में ही उसके 2 टुकड़े कर देता है। मांस और खून पूरे कमरे में इधर उधर बिखर जाता है। इस प्रकार दोनों बाप बेटे की करतूत का फल उन्हें मिल जाता है और इधर दोनों की रूहें आपस में मिलकर हवा में लीन हो जाती है
और अपने पीछे लोगों के लिए बहुत सारे सवाल छोड़ जाती है कि दोनों बाप बेटों को किसने मारा और क्यों मारा। दोस्तों, आपको खौफ की रात वीडियो कैसी लगी? अपनी समीक्षा ज़रूर दें। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी आपको अच्छे हॉरर कहानियाँ लगातार मिलेगी। बस अपना प्यार बनाए रखिए और बाजू की घंटी को ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूले। भगवान की घंटी है वो।